रेडी स्टार्ट। एक और मास्क। यह एक साबित तथ्य है कि हम इंसान जलवायु परिवर्तन के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में मवेशियों का भी योगदान कोई कम नहीं है। मवेशियों में भी गायों का प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान है। ये मवेशी मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 84 गुना अधिक जहरीली गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन का बहुत योगदान है। मीथेन के जरिए भी उतना ही प्रदूषण होता है जितना कि जीवाश्म ईंधन के जरिए। यह बहुत अच्छी खबर है कि ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी ने विशेष मास्क का निर्माण किया है। इस मास्क को गाय के मुंह या नाखूनों पर आसानी से लगाया जा सकता है। जब गाय मीथेन उत्सर्जित करेगी तो यह मास्क उसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी में बदल देगा। यह मास्क पशुओं को आसानी से पहनाया जा सकता है और उन्हें किसी तरह की तकलीफ होने की आशंका नहीं है। ब्रिटेन में मिली यह सफलता बहुत उम्मीद जगाती है। जेल्प जीरो एमिशन पशुधन प्रोजेक्ट नाम के स्टार्टअप का कहना है कि मवेशियों में 60% तक मीथेन उत्सर्जन कम करने में मास्क सक्षम है। मास्क को और विकसित व प्रचारित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कृषि या पशुपालन क्षेत्र में मीथेन गैस उत्सर्जन शुरू से ही चिंता का विषय बना हुआ है और इस मोर्चे पर लंबे समय से काम चल रहा है। पहले एक ऐसे खाद्य पदार्थ का निर्माण किया गया था जिससे पशुओं से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, लेकिन इस खाद्य या दवा की एक खामी भी है। इससे किसी पशु की मौत भी हो सकती है। जाहिर है, पशुओं को भोजन में मिलाकर देने वाली खुराक को सफलता नहीं मिली। अब मास्क के आविष्कार से आशा जगी है। यह मास्क पशुओं की पाचन या श्वास क्रिया के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार पशुधन उद्योग 7.1 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों या वैश्विक स्तर पर 14.5% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। अकेले मवेशी उद्योग हर साल 5.24 गीगाटन गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। पशुपालन के क्षेत्र में विशेष रूप से गायों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को रोकना ज़्यादा जरूरी है। गायों की तुलना में भैंसें बहुत कम मीथेन उत्सर्जन करती हैं। वैसे बनाए गए मास्क से केवल
मीथेन उत्सर्जन रोकने का काम ही नहीं बल्कि दूसरे काम भी लिए जा सकते हैं। मास्क में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है और गाय की तमाम गतिविधियों को इसके जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह पशुपालन उद्योग में बहुउपयोगी उपकरण होगा। बेशक अब कंपनियों को कोशिश यह करनी चाहिए कि दुनिया भर के गोपालकों तक इस मास्क को सस्ते में पहुंचाया जाए। इंसानों के लिए यह संभव है कि हम ऐसे उत्पाद बनाएं जिससे पशुओं द्वारा होने वाले उत्सर्जन को रोका जा सके, पर ऐसे उत्पाद बनाते हुए पशुओं के अधिकारों को भी सुनिश्चित करना होगा। पशुपालन उद्योग में नए नए यंत्र आ रहे हैं, पर पशुओं के प्रति बुरा बर्ताव भी बढ़ रहा है। उन्हें मास्क पहनाने में सबका हित है, लेकिन इतने भर से जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रति हमारी जिम्मेदारी कतई कम नहीं हो जाएगी। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी गर्व की बात। भारत ने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी देकर जता दिया है कि वह कोरोना के खिलाफ जंग को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। खास बात यह है कि इन 2 में से एक भारत बायोटेक का टीका कोवैक्सीन स्वदेशी है, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को स्वीकृति दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दोनों ही वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी दी है। जायड्स कैडिला हेल्थकेयर की जाइकोव डी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन भी मंजूरी के खिलाफ आखिरी फेज में है। इससे पहले ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को ऐसी ही स्थिति के लिए अपने यहाँ स्वीकार किया है। रूस में स्पुतनिक वैक्सीन की तैयारी है। चीन ने भी वैक्सीन बनाई है। कोरोना महामारी की व्यापकता और उसके खतरों को देखते हुए सभी प्रमुख देश वैक्सीन बनाने व ट्रायल में जुटे हुए हैं। इनमें पहले लॉन्च की होड़ भी मची हुई है, जो कि टीके के मानक के अनुरूप नहीं है। भारत में वैक्सीन निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े चिकित्सकों का मानना है कि वैक्सीन सेफ है। DCGI के मुताबिक दोनों वैक्सीन 100% सुरक्षित है। इसके नपुंसक होने जैसी बात कोरी अफवाह है, पर कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, वो इसमें भी हो सकते हैं। भारत में पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। ये वे लोग होंगे जो कोरोना वॉरियर्स हैं। इनमें डॉक्टर्स, नर्स,
पुलिसकर्मी, स्वयंसेवी आदि हैं। फिर बुजुर्गों को दी जाएगी। देश में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है। इनमें शेष 27 करोड़ लोगों को किस तरह दिया जाएगा, मुफ्त या शुल्क के साथ, इस पर फैसला बाद में होगा। भारत के वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। WHO का मानना है कि भारत के इस फैसले से दक्षिण पूर्व एशिया में महामारी के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वैक्सीन को मंजूरी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले ही वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। अब भारत में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा। तैयारियों को परखने के लिए पूरे देश में इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन भी शुरू हो चुका है। भारत वैक्सीनेशन शुरू करने वाले अग्रणी देशों में शुमार रहेगा। भारत ने जिस सफलता से पल्स पोलियो, चेचक व मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाया है, रेबीज, BCG व हेपेटाइटिस के खिलाफ टीकाकरण किया है, उसके अनुभव कोरोना के वैक्सीनेशन के समय काम आने वाले हैं। वैश्विक टीकाकरण अभियान में भारत ने हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कोरोना के लिए वैक्सीनेशन में यह जरूर ध्यान देने वाली बात होगी कि चूँकि यह जल्दीबाजी में हो रही है, इसलिए लोगों की सुरक्षा किसी भी स्थिति में खतरे में ना पड़े। ट्रायल के दौरान लोगों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें भी आई हैं। अपने चिकित्सकों पर भरोसा करते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की दोनों वैक्सीन कारगर हथियार साबित हो। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। राहत और भरोसा। नया साल शुरू होते ही बेहतरी के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि जिस कोरोना की वजह से लगभग पिछला पूरा साल भय, आशंका और अनिश्चितता के धुंधलके में लिपटा गुजरा, उसका टीका अब लगाए जाने की प्रक्रिया में है। देश के 116 जिलों के 259 टीका केंद्रों पर शनिवार को इसका पूर्वाभ्यास भी किया गया। कैसे और कहां-कहां टीकाकरण पहले किया जाएगा, इसकी रूपरेखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार कर ली है। इसमें एक और राहत की बात यह है कि प्राथमिक चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अगली धार पर काम करने वाले 3 करोड़ कर्मियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। प्राथमिकता सूची में बचे 27 करोड़ लोगों को भी
जुलाई तक मुफ्त टीका लगा दिया जाएगा। इससे उत्साहित दिल्ली सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि दिल्ली के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम दर्ज हुई है, पर इस विषाणु का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब भी रोज करीब 20,000 लोग संक्रमित पाए जाते हैं। ऐसे में टीकाकरण शुरू होने से बहुत जल्दी इसके चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि बिहार के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, तब उनकी यह कहकर आलोचना की गई थी कि देश के बाकी लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तब उस बयान को राजनीतिक और चुनावी कह दिया गया था। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पूरे देश को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने अपने उस वादे को निभाया है। कोरोना का टीका तैयार करने में काफ़ी लागत आई है, इसलिए इसकी कीमत भी खासी होगी। जिन देशों में कोरोना के टीके तैयार किए गए हैं, वहाँ उन्हें लगवाना खासा खर्चीला काम माना जा रहा है। इसलिए भारत में भी आशंका जताई जा रही थी कि टीका उपलब्ध होने के बाद भी उसकी पहुंच शायद गरीब लोगों तक आसानी से न हो सके। जब तक इसका टीका सभी तक उपलब्ध न हो जाए, तब तक कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। अब वह चिंता दूर हो गई है। इतनी विशाल आबादी वाले देश में सभी नागरिकों का टीकाकरण सरकार का अब तक का शायद सबसे बड़ा अभियान होगा। भारत में तैयार टीके की खासियत यह है कि उसे ब्रिटेन आदि देशों में तैयार टीके की तरह बहुत कम तापमान में सुरक्षित रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे घर के सामान्य रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी कि तापमान नियंत्रित करने के लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा, वह भी अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। दूर दराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों, अपेक्षाकृत गर्म इलाकों तक भी इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। फिर मुफ्त उपलब्ध होने से लोग इसे लगवाने के लिए भी स्वतः आगे आएंगे। विशाल आबादी में सभी तक पहुंच सुनिश्चित कराना एक चुनौतीपूर्ण काम जरूर है, मगर सरकार ने इसकी बहुत व्यवहारिक रूपरेखा तैयार कर ली है, सो इसे कठिन नहीं माना जा सकता। हर बच्चे तक पूरे देश में एक साथ पोलियो की खुराक पहुंचाने का अभियान सरकार कई साल तक चला चुकी है। उसके अनुभव निस्संदेह इसमें काम आएंगे। स्टॉप।
रेडी स्टार्ट। आ गई वैक्सीन। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विकसित 2 वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति महामारी के विरुद्ध जारी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है कि दोनों टीकों का निर्माण भारत में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए उत्साहवर्धक बताया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित टीका ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, जबकि भारत बायोटेक ने विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से देश में ही टीके को विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रेखांकित किया है कि भारत संभवतः दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां 4 टीके लगभग तैयार हो चुके हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण और परीक्षण का सिलसिला शुरू कर दिया है तथा आशा है कि अनुमति मिलने के साथ ही टीकाकरण की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। दुनिया के कई और देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ लोग टीकों को उनके प्रभाव के बारे बेमतलब की बातें कर रहे हैं तथा अफवाहें फैलाने की कोशिशें भी हो रही हैं। यह ठीक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन के सामान्य उपयोग की अनुमति देने के क्रम में सभी स्थापित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जा रहा है तथा इस संबंध में कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। सरकार का इरादा जुलाई तक प्राथमिकता के आधार पर 50 वर्ष की आयु से ऊपर और कोरोना संक्रमण की स्थिति में घातक रोगों से ग्रस्त 27 करोड़ लोगों को टीका उपलब्ध कराना है। वैक्सीन ही वायरस को काबू में करने का एकमात्र हथियार है। इस संबंध में बेसिर पैर की बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं है। चेचक, पोलिया आदि अनेक रोगों को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में टीकाकरण की सफलताओं से सभी परिचित भी हैं तथा टीकाकरण के लाभार्थी भी हैं। टीका नहीं लेना अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक तो है ही, इससे दूसरों के भी संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। महामारी से परेशान लोगों के लिए यह भी राहत की बात है कि 2 बार दिए जाने वाले इस टीके को पूरे देश में हर किसी को बिना किसी दाम के मुहैया कराया जाएगा। हमारे वैज्ञानिक वायरस पर शोध में भी जुटे हुए हैं। इस क्रम में बड़ी सफलता यह मिली है कि ब्रिटेन से निकलने कोरोना वायरस के नए रूप को पहली बार अलग कर उसकी परख की गई है। वायरस और वैक्सीन पर हमारे शोधों की यह कामयाबी वैज्ञानिकों और संस्थाओं की विश्व स्तरीय क्षमता का सबूत है। जब तक हमें टीका नहीं लग जाता है
तब तक हमें सावधानी बरतने के निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि न्यूनतम स्तर पर ही सही पर अभी भी संक्रमण का दौर जारी है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बातचीत से उम्मीदें। किसान संगठनों के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली आज की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी और उनका धरना खत्म होगा। फिर भी इसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही हो। यह उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब किसान नेता अपनी यह जिद छोड़ेंगे कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यह मांग इसलिए हरगिज नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि एक तो इससे देश दुनिया को गलत संदेश जाएगा और दूसरे भीड़ तंत्र के जरिए लोकतंत्र को झुकाने की अराजक प्रवृत्ति को बल मिलेगा। इन कानूनों की वापसी होने पर कल को कोई अन्य समूह संगठन लोगों को दिल्ली में जमा कर यह मांग कर सकता है कि अमुक अमुक कानून खत्म किया जाए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग इसलिए अनावश्यक जिद के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सरकार उनमें संशोधन के लिए तैयार है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद किसान नेता न केवल अड़ियल रवैया अपनाए हुए है बल्कि सरकार पर यह तोहमत भी मढ़ रहे हैं कि वह लचीले रुख का परिचय नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, वे तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। वे कभी सड़कों को जाम करने और कभी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दे रहे हैं। किसान नेता यह तो रेखांकित कर रहे हैं कि धरने पर बैठे किसान दिल्ली की सर्दी में ठिठुर रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके कारण राजधानी और आसपास के लोगों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को तंग कर अपनी मांग मनवाने की चेष्टा जोर जबरदस्ती के अलावा और कुछ नहीं। यह सही है कि कई विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस एवं वामपंथी समूह किसान संगठनों को उकसाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका मकसद किसानों का हित साधना नहीं बल्कि केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और यहाँ तक कि कई किसान संगठन वैसे ही कानूनों की वकालत कर रहे थे जैसे मोदी सरकार ने बनाए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि नए कृषि कानून अनाज बिक्री की पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं करते बल्कि वे किसानों को एक नया विकल्प उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह वे अनुबंध खेती का भी विकल्प दे रहे हैं। यदि किसी को अनाज बिक्री की नई व्यवस्था और अनुबंध खेती रास नहीं आती तो वह उसे न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। आखिर किसी भी क्षेत्र में कुछ और विकल्पों की उपलब्धता समस्या कैसे बन सकती है
और वह भी तब जब पुराने विकल्प खत्म न किए गए हों। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। लंबे इंतजार के बाद उम्मीदों का उजाला। कोरोना महामारी के साए में 10 महीने बिताने के बाद भारत में उम्मीदों की नई किरणें बिखरी हैं। भारतीय औषध मानक नियंत्रण संगठन DCGI से 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई है। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए यह नए साल का सबसे बड़ा तोहफा है। DCGI का दावा है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब तक कोरोना का मुकाबला सोशल वैक्सीन से ही किया जा रहा था, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई। पिछले साल महामारी की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में वैज्ञानिक और चिकित्सक वैक्सीन की तैयारी में जुट गए थे। भारत में भी वैक्सीन विकसित करने के काम को चुनौती के रूप में लिया गया। आखिरकार सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने में कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है। जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनका निर्माण भारत में ही हुआ है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के टीके को मंजूरी देने के बाद ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू हो गया है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया समेत कुछ और देश में भी टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। 2 वैक्सीन को मंजूरी के बाद अब भारत में भी टीकाकरण अभियान के लिए रास्ता साफ हो गया है। भारत विगत में टीकाकरण के अभियान सफलतापूर्वक चला चुका है, लेकिन कोरोना काल में ऐसे महाअभियान का संचालन बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है कि वैक्सीन तैयार होने के बाद मानक टीकाकरण सुनिश्चित करना मुश्किल कवायद साबित होने वाली है। वैक्सीन को मंजूरी से काफ़ी पहले केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण के सुचारू संचालन की कवायद शुरू कर दी थी। सबसे पहले टीके किन किन को लगाए जाने हैं, यह तय हो चुका है। टीके के भंडारण और आपूर्ति के बंदोबस्त भी हो चुके हैं। पूर्वाभ्यास के जरिए करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित किया गया है। टीकाकरण को लेकर जनता में कुछ शंकाएं हैं। इनको लेकर सरकार अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर चुके हैं कि सरकार जो वैक्सीन अपने नागरिकों को देगी वह सभी वैज्ञानिक मानकों पर सुरक्षित होगी। दरअसल इस बार टीकाकरण अगर सरकार के प्रबंधकीय कौशल का परीक्षण होगा तो प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली भी कसौटी पर होगी।
केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कोरोना से लड़ाई में अब तक जिस तरह सभी ने एक होकर रात दिन एक किए, वही जज्बा टीकाकरण अभियान के लिए भी जरूरी है। इस समय सभी का लक्ष्य नागरिकों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच से लैस करना होना चाहिए। स्टॉप।